Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of step by step English grammar. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन English grammar के lessons के अंदर हम डिस्कस करते हैं ग्रामर के कुछ टॉपिक्स. आज हम ग्रामर के जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एडवर्ब्स. हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं और एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं. इन सब बातों को आज मिस रिदा आपको सिखाने वाली है. तो चलिए जल्दी से आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो ग्रेड 6, मुझे ये बात बताएं कि क्या आपने पहले कभी एडवर्ब का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है. क्या आपको इस चीज का अंदाजा है कि एडवर्ब के नाम में ऐसा कौन सा ग्रामर का टॉपिक छुपा हुआ है जिसको हम हमेशा अपने आगे देखते रहे हैं और पढ़ते रहे हैं? बिल्कुल, ये है वर्ब यानी एक्शंस. तो एक बात हमें पता चल गई कि एडवर्ब्स का रिलेशन किससे है? एक्शन से. किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है उसको हम जब मजीद डिफाइन करेंगे कि एक्शन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और किस तरीके से हो रहा है, तो उसको डिफाइन करेंगे जब जिस तरह उसको कहेंगे हम एडवर्ब. ओके, सो एडवर्ब हमें क्या बताएगा? एडवर्ब विल टेल अस हाउ, when, where and why the action is being done. Alright, अब डेफिनेशन जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है अब उसको एक दफा देख लेते हैं. एक बात मैं आपको बताती चलूं, आपकी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के अंदर पेज नंबर 37 पे लेसन नंबर 11 है एडवर्ब्स का. वहां पर ये डेफिनेशन एज इट इज लिखी हुई है. ठीक है, अब इसको स्टडी कर लेते हैं. An adverb tells us more about how, when, where और why an action was done. अब एक्शन के बारे में हम सब जानते हैं कि जो ये एक्शन है ये है वर्ब. ठीक है, हम सबको पता है कि एक्शन का मतलब है वर्ब. लेकिन एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन कब हो रहा है, एक्शन कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो ये जिन सारे WH क्वेश्चंस के आंसर्स वर्ब के लिए जहां हमें मिलेंगे हम कहेंगे कि वो है एडवर्ब. अब एडवर्ब जो है वो तीन तरह से होता है. एक एडवर्ब आपको वर्ड्स की सूरत में मिलेगा. ठीक है, ब्यूटीफुली, स्पीडीली, क्विकली. ठीक है, जब LY वर्ड्स लगा दिए तो पता चल गया कि एडवर्ब्स हैं. इसके अलावा एडवर्ब्स आपको फ्रेजेस में भी मिलेंगे. ठीक है, यानी कि जैसे रिलेटिव क्लॉजेस वगैरह होते हैं. ठीक है, रिलेटिव क्लॉज के साथ भी लिखा जाता है एडवर्ब. और अगर मैं आपको कहूं कि फ्रेजेस जो होते हैं वो भी एडवर्ब्स के बनते हैं. कैसे बनते हैं? उन्हीं फ्रेजेस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया जाता है, लेकिन वहां पे वर्ब के साथ बताया जाता है कि किस तरह से वो वर्ब एक्शन कर रहा है. तो वो जो पूरा का पूरा क्लॉज होता है उसको कहते हैं एडवर्ब क्लॉज. अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखी है. आपकी बुक में एक बबल के ऊपर इसी तरह ये डेफिनेशन लिखी हुई है. इसको स्टडी कर लेते हैं. एडवर्ब क्लॉज, इसको अंडरलाइन करते हैं. एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज. यानी कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जो क्या दो सेम फंक्शंस हैं उसके, यानी वो सारी बातें जो एडवर्ब पूरी करता है हमें वर्ब के बारे में मजीद बताता है, और एडवर्ब फ्रेज ये भी हमें यही बताते हैं ना कि वो जो वर्ब है, हमारा जो एक्शन है वो किस तरह से, कहाँ, कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में मजीद जितनी भी इंफॉर्मेशन जिस सेंटेंस में, जिसको हम सेंटेंस बोल देते हैं, वो एक्चुअली क्लॉज होता है. जिस क्लॉज में लिखी हुई होती है यानी सेंटेंस के जिस पार्ट में लिखी हुई होती है उसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज. सिर्फ ये इतनी सी डेफिनेशन है इसकी. अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं. An adverb clause begins with a conjunction. एक तो ये हमें क्लू मिल गया कि कंजंक्शंस लगा के हमारे एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होते हैं. कंजंक्शंस कौन सी वाली, मैं यहाँ लिख देती हूँ. फेमस कंजंक्शंस लिखते हैं. बिकॉज, इफ, व्हेनेवर, सिंस. ठीक है, ये 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी है. इसके अलावा बेशुमार कंजंक्शंस है. ठीक है, जब हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे ना उस टाइम पे हम इन सारी कंजंक्शंस को देखेंगे. यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको? वेल डन. हमें यहाँ तक पता चल गया कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है. अब हमने डेफिनेशंस को देखना है. इसके अंदर हम दो बातें देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब कहाँ है, उसके बाद हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज किधर है. कैसे पता चलेगा? ये हमारा क्लू है, कंजंक्शन. तो जो कंजंक्शन होंगी उसको मैं ब्लू से सर्कल करती जाऊंगी
और साथ साथ जो वर्ब होगा उसको भी अंडरलाइन करेंगे, और मैंने जो हमारा एडवर्ब क्लॉज है उसको पहले ही रेड के साथ लिखा है, तो आपको कलर कोडिंग से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कैसे लिखी हुई है, ठीक है। ओके, द फ्लाइट फॉर हांगकांग could not take off because the aircraft developed some problem with the engine। हमें एक बात पता चल गई कि इस सेंटेंस का मतलब है कि जो फ्लाइट हांगकांग जानी थी वो नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट यानी एयरप्लेन के अंदर क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। किसके अंदर? इंजन के अंदर, यानी एयरप्लेन के इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हो गया, वो फ्लाइट नहीं जा सकी। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेकर यहां तक ये जो एक मैंने ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है, ये जो हमारा क्लॉज है, क्या आपको लगता है क्या इस क्लॉज का कोई मीनिंग है? बिल्कुल है। द फ्लाइट फॉर हांगकांग कुड नॉट टेक ऑफ, हांगकांग के लिए फ्लाइट नहीं जा सकी। सेंटेंस तो पूरा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें ये तो नहीं पता रीजन वाई। जो वाई का आंसर हमें मिल रहा है वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब क्या काम कर रहा है। अब देखो, द फ्लाइट फॉर हांगकांग कुड नॉट टेक ऑफ, कुड नॉट टेक ऑफ, ये जो टेक ऑफ का है ना वर्ब, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको कहा था मैं ब्लू में उसको बबल कर दूंगी, ये है हमारी कंजंक्शन, सी से मतलब कंजंक्शन। बिकॉज द एयरक्राफ्ट, यहां से लेकर यहां तक, कंजंक्शन से लेकर इस पार्ट तक, इंजन तक, जो रीजन बताया गया वाई का आंसर, वो हमें ये बता रहा है कि ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। उसके बाद द फ्लाइट विल टेक ऑफ आफ्टर द रिपेयर्स आर कंप्लीटेड। द फ्लाइट विल टेक ऑफ, यहां तक ब्लैक वाला जो क्लॉज लिखा है, ये मेन क्लॉज हमें ऐसे अपनी कोई सेंस दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग है कि फ्लाइट चली जाएगी, फ्लाइट उड़ जाएगी। कब? आफ्टर द रिपेयर्स आर कंप्लीटेड। तो हमें रीजन का आंसर भी मिल गया है, कब जाएगी? आफ्टर द रिपेयर्स आर कंप्लीटेड। तो हमें ये पता चल गया जो वर्ड आफ्टर है ये क्या है, वेरी गुड, ये है जी कंजंक्शन। और हमारे पास ये जो पार्ट है बाकी का, ये हमारा है एडवर्ब क्लॉज। इसी तरह मैं यहाँ भी इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। यहाँ तक की बात एग्जाम्पल्स के साथ सबको थोड़ी सी समझ आ गई है? वेरी नाइस। अब हमने बच्चों जब इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है ना, उस टाइम पे हमें मजीद इसका आइडिया होता जाएगा। तो जल्दी से एक लेट अस अंडरस्टैंड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल्स के साथ सीख लिया कि एडवर्ब क्लॉज को कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखी हैं और जो हमारे पास बबल में एक हिंट है उसको पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज इन ईच सेंटेंस, पुट अ रिंग अराउंड द वर्ब इट डिस्क्राइब्स। यानी कि हमने क्या करना है, एक रिंग बनाना है, किसके गिर्द? वर्ब के इर्द गिर्द। यानी हमें बता रहा है कि जो ये एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज हमने क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है और रिंग बनाना है किसके लिए? वर्ब के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट यहाँ लिखे इसको पढ़ लें। An adverb clause can appear anywhere in a sentence। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। जैसे हमने रिलेटिव क्लॉज की बात की थी ना, कि वो सेंटेंस के शुरू में भी आएगा, मिड में भी आएगा, फ्रंट पे भी आ जाएगा, एंड पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जो एडवर्ब क्लॉज है ये भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है, मिड में आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है। लेकिन ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा? वेरी नाइस, ये होगा कंजंक्शन से स्टार्ट। इसी तरह एट द बिगिनिंग, इन द मिडिल एंड एट द एंड। ये बात तो हमें समझ आ गई, इसको हम एक दफा डबल टिक लगा देते हैं कि ये बात तो हमें बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। नंबर 1, द चिल्ड्रन डिड नॉट ब्रिंग देयर बैग्स। अब देखिए, बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। हमें पता चल गया जो वर्ब है, वर्ब के गिर्द हमने क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया और अंडरलाइन कर दिया बिकॉज से आगे वाली जितनी लाइन, क्योंकि बिकॉज के बाद जो लिखा होता है वो हमें रीजन बताता है। बिकॉज दे हैड टू गो फॉर द पिकनिक, क्योंकि उन्होंने पिकनिक पे जाना था इसलिए वो अपने बैग्स नहीं लाए। यू कैन ऑल गो टू प्ले आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क। यू कैन ऑल गो टू प्ले, यहाँ तक मेन क्लॉज। आफ्टर, ये जो वर्ड है कंजंक्शन हमें ये बता रही है कि ये हमारा इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हमारा है एडवर्ब क्लॉज, जो हमें वाई का रीजन दे रहा है। यू फिनिश योर होमवर्क। ओके, नंबर 3, जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम। यहां तक पता चल गया कि हो गया मेन क्लॉज कंप्लीट। द क्लॉक स्ट्रक 12। अब देखें,
जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम, ये पार्ट जो है हमारा हमें ये बता रहा है कि इस दफा जो एडवर्ब क्लॉज है वो कहाँ है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एंटर्ड ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया वर्ब एडवर्ब का क्लॉज। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि हमें हमेशा सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद as he was not there I spoke to his brother, ये हमारा मेन क्लॉज है। he was not there, ठीक है, तो was हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर लेते हैं, बबल बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं, और जिस लाइन में ये लिखा हुआ है उसको हम कर लेंगे अंडरलाइन। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? इजी था ना, आई टोल्ड यू इट्स वेरी इजी। सो अब हमने करना है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए और बी को सॉल्व। तो आओ उस काम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि एडवर्ब फ्रेजेस कहाँ लिखे जाते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, चूज वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट टू कंप्लीट द एडवर्ब क्लॉज। हमें ये पता चल गया कि एडवर्ब क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। कंजंक्शंस की ये हमने लिख दी है 5, इनको यूज करते हुए हमने ये 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। आर यू रेडी? लेट्स डू इट। ओके, नंबर 1, I'll talk to you dash I get out of my meeting। मैं तुमसे बात करूंगा जब मैं अपनी मीटिंग से बाहर आ जाऊं, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये यूज करेंगे ये वाली कंजंक्शन, whenever I'll talk to you whenever I get out of my meeting। Okay, number 2, dash her husband's death she moved to Canada। वो कनाडा चली गई अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद। सो बाद को क्या कहते हैं, आफ्टर। वेरी नाइस। सो वी विल राइट हियर आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ शी मूव्ड टू कनाडा। नंबर 3, डैश यू हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन व्हाई डू यू आस्क मी फॉर माय ओपिनियन। जब तुम ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो तो फिर मुझसे मेरे ओपिनियन का क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब, since you have already taken a decision, जब तुमने अपना डिसीजन ले लिया है, फैसला कर लिया है, तो मेरे से मेरी राय मत पूछो। नंबर 4, dash you do not hurry you will miss the train। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो अगर किसको कहते हैं इंग्लिश में, if, this one। वेरी नाइस। तो हमें ये पता चल गया कि इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने एक और एक्सरसाइज कर ली बिल्कुल कंप्लीट। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम? वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी कि आपको ये सारा काम समझ में आ गया, बिकॉज इट्स वेरी इजी, राइट। ओके जी, बी एक्सरसाइज, add adverb clauses to these main clauses to complete the sentences in your notebook। आपने क्या काम करना है बच्चों, आपकी बुक पे काफी स्पेस दी हुई है, आपने इन ब्लैंक्स के ऊपर ही क्या लिखना है, एडवर्ब क्लॉज लिखना है। कैसे लिखना है उसको पढ़ लेते हैं। मेन क्लॉज हमारे पास दिया गया है, एक रीजन लिखना है, आई फाउंड माई बुक। अब यहाँ पे आपने बताना है वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इन चारों में से किसी एक का जवाब देंगे आप। कैसे, सेंस देखें। आई फाउंड माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई, कहां से, फ्रॉम द डैश डैश, एनीवेयर। सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, आई फाउंड माई बुक। हमें ये पता चल गया कि मेन क्लॉज कहाँ लिखा है, ये वाला, आई फाउंड माई बुक। अब यहाँ पर आगे हमने क्या करना है, हमने एडवर्ब क्लॉज को लिखना है। कैसे लिखेंगे, स्टार्ट विद कंजंक्शन, एक कंजंक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे रीजन बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड माई बुक, उसके बाद पहले कंजंक्शन लिखें, आई फाउंड माई बुक आफ्टर 3 days। ठीक है, अब आफ्टर का जो वर्ड है ये क्या बता रहे जी, ये हमारी है कंजंक्शन। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव फर्दर। ऑलराइट, सो सेंटेंस नंबर 2 है, ही ऑलवेज कम्स लेट। सबसे पहले तो हम कंजंक्शन लिखेंगे, बिकॉज कोई भी कंजंक्शन आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपने, कोई एक रीजन लिखना है, बिकॉज ही इज लेजी, या आप ये लिख सकते हैं बिकॉज ही वेक्स अप लेट। ओके, नंबर 3, डैश वी आस्क्ड हिम मेनी टाइम्स। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम मेन क्लॉज लिखेंगे, सबसे पहले हम एडवर्ब क्लॉज लिखेंगे और हम साथ बनाएंगे एक कंजंक्शन लिखेंगे। सो वी विल राइट ही लाइज एवरी टाइम, वो हर दफा झूठ बोलता है
although मैं यहाँ लिखती हूँ जो कंजंक्शन है हमारी, although we asked him many times. You can write he did not tell us the truth although we asked him many times. ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. Number 4, they were grateful to him. Why? Because he brought gifts for them. एक रीजन लिख दिया हमने. ठीक है. Number 5, he is very active and alert. क्यों? Why? What's the reason? He is very active and alert since he is a trained policeman. Okay? All right. Number 6, the car is old, so my father, or you can write therefore, दोनों ही यूज हो सकते हैं. Therefore my father is planning to sell it. All right. Number 7, the cat ran. Where? Where का आंसर करना है. The cat ran, so we bought a new one. ठीक है. Number 8, I will finish my lunch before the bell rings. मैं अपना लंच खत्म कर लूंगा कि इससे पहले क्या हो, घंटी बज जाए और ब्रेक टाइम खत्म हो जाए. Number 9, we will go for a picnic. When? कब जाएंगे पिकनिक के लिए? We will go for a picnic after summer break. और you can write summer holidays. ठीक है, दोनों तरह से ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया. Number 10, the student came late. Why did he come late? The student came late because he missed his bus. क्योंकि उसने अपनी बस को मिस कर दिया. इन सब सेंटेंसेस में एक चीज जो मैं यहाँ पे बबल बना रही हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है. Because, after, before, so, therefore, since, because, although and because. ये जो सब वर्ड्स मैंने बबल में लिखे हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं? वेल डन. ये सारे वर्ड्स हैं कंजंक्शन. सो हमें ये पता चल गया कि कंजंक्शंस को यूज करते हुए हमने एडवर्ब क्लॉजेस को कैसे बनाया और कैसे लिखा. स्टूडेंट्स, इसके बाद जो एक्सटेंडेड एक्टिविटी दी गई है, एक्सटेंडेड एक्सरसाइज, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे. उसको सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, एक दफा रीचेक करना है, क्योंकि ये काम आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. आज हमने कंप्लीट कर लिए एडवर्ब्स और सीख लिया एडवर्ब क्लॉजेस और एडवर्ब फ्रेजेस को. Thank you so much for watching today's lesson. Stay tuned, stay smiling. Allah Hafiz.